नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, राजगीर में हाल ही में 7 सितंबर को भारत ने कोरिया को हराकर जीता था हीरो एशिया कप 2025 का खिताब। सीएम ने विजेता हॉकी टीम को दिए 2.5 करोड़ रुपए। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हीरो एशिया कप 2025 की विजेता भारतीय टीम खिलाड़ियों का मुख्य प्रशिक्षण और सहायक प्रशिक्षकों को 10-10 लाख रुपए तथा सपोर्ट स्टाफ को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए कुल 2 करोड़ 50 लाख रुपए का सांकेतिक चेक दिया। साथ ही भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, सपोर्ट स्टाफ को जीत की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप तस्वीर की खिंचवाई। इस सम्मान समारोह का आयोजन शुक्रवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में किया गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में कुछ दिन पहले राजगीर में हीरो एशिया कप हुआ था, जिसमें भारत ने कोरिया को हराकर हीरो एशिया कप का विनर हुआ था। इसी को चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 20 सितंबर को लगभग 2.5 करोड़ रुपये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को दिए। इसी के साथ दोस्तों, खिलाड़ियों, मुख्य व सहायक प्रशिक्षकों को 10-10 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 5-5 लाख रुपये की समान राशि व प्रशस्ति मिला। दोस्तों, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मुख्यमंत्री की तारीफ की। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि इस सम्मान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खेल के प्रति प्रेम और लगाव के लिए हम सभी अपना आभार व्यक्त करते हैं। बिहार के लोगों में हॉकी खेल के प्रति जुनून है, इसे हम लोग ने महसूस किया है। आपके नेतृत्व में बिहार के काफ़ी बदलाव हुआ है और बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार के लोगों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपार प्रेम है। मुख्यमंत्री ने खेल के और खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए कई इनिशिएटिव लिए हैं। इसकी प्रशंसा सभी जगह हो रही है। खेल और खिलाड़ियों के प्रति ऐसा स्नेह उनका हमेशा बना रहे। कार्यक्रम में हीरो एशिया कप 2025 के सफल आयोजन में से संबंधित वृत्तचित्र दिखाई गई है। तो देख सकते हैं मित्रों, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बहुत ही सराहनीय बात कही है। इसी के साथ मित्रों, महिला हॉकी टीम के बाद पुरुष टीम के लिए भी की गई थी घोषणा। गौरतलब है कि राजगीर खेल परिसर स्थित राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के हॉकी स्टेडियम में पुरुष हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक किया गया। इसमें 8 प्रमुख एशियाई टीम, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, चीन, ताइपे, बांग्लादेश और भारत की टीम भी भाग लिया। इस प्रतियोगिता में भारत की पुरुष हॉकी टीम फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर विजयी हुई थी। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के 20 खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए और 10 सहयोगी स्टाफ को 5-5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी। इसके पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम को भी राजगीर में आयोजित एशिया कप जीतने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पुरस्कार राशि भी दी गई थी। तो दोस्तों, इसमें यह बताया जा रहा है कि इस बार महिला और पुरुष का दोनों एशिया हॉकी कप हुआ था और दोनों को ही जीतने की खुशी में राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसी के साथ दोस्तों, पता ही होगा कि 20 सितंबर को गया में बड़े बड़े लोग जैसे मुकेश अंबानी, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिंडदान करने आए थे 20 सितंबर को। दरअसल मित्रों, मुकेश अंबानी ने गया जी में किया पिंडदान। उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ शुक्रवार की शाम
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विष्णुपद मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने कुल के तीर्थ पुरोहित व श्री विष्णुपद प्रबंधनाधिकारी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल के निर्देशक में अपने पितरों की आत्मा की शांति व मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर पिंडदान व श्राद्ध कर्म का कर्मकांड संपन्न किया। इसके बाद अंबानी बेटे के साथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और वहां श्री विष्णु चरण के दर्शन पूजन करते हुए पिंड अर्पण किया। कर्मकांड पूरा होने के बाद समिति के अध्यक्ष श्री विट्ठल ने भगवान श्री विष्णु चरण जी भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। तो आप तस्वीरों में देख सकते दोस्तों, मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी दोनों पिंडदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ रहा है। 75% उपस्थिति की आवश्यकता वैधानिक और बाध्यकारी छात्रों को नहीं मिल सकती है राहत। दरअसल दोस्तों परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति जरूरी, हाई कोर्ट ने कहा। दरअसल मित्रों हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बेगूसराय के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक कंप्यूटर साइंस सत्र 2021 से 25 के छात्र शुभम कुमार और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बीटेक सिविल इंजीनियरिंग सत्र 22 से 26 के छात्र शशिकेश कुमार की ओर से दायर याचिका का कार्यकारी पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी बजनथारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया कि हाईकोर्ट ने छात्रों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बताया कि छात्रों की उपस्थिति 75% से कम होने के कारण उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया गया है। वहीं अन्य छात्रों को 75% से कम उपस्थिति होने के बावजूद उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। तो मित्रों इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर किसी छात्र या छात्राओं का 75% हाजिरी से कम होगा तो उन्हें किसी भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और साथ ही उन्हें परीक्षा जैसे बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों सभी के लिए एक समान मानदंड। दरअसल मित्रों कोर्ट ने पाया कि इन छात्रों की 50% से कम उपस्थिति है। बार बार नोटिस और अवसर देने के बाद आवेदक इसका लाभ उठाने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने इन लोगों के साथ भेदभाव किए जाने के आरोप को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 75% उपस्थिति की आवश्यकता वैधानिक और बाध्यकारी होने के कारण छात्रों को राहत नहीं दी जा सकती है। उनका यह भी कहना था कि इन लोगों के फीस जमा कर दी है और पाठ्यक्रम को जारी रखा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून के विरुद्ध परीक्षा में बैठने का कोई निहित अधिकार नहीं बनता है। प्राधिकारियों ने नियमों के अनुसार एक समान मानदंड लागू किया है। दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि सबके लिए एक मानदंड रहेगा, किसी के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी का 50% हाजिरी है तो उससे भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी का 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य है। इसी के साथ दोस्तों विश्वविद्यालयों को मजबूर नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को उपस्थिति में छूट देने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालतें उपस्थित की कमी को माफ करने के लिए बीवी को मजबूर नहीं कर सकती है। सहानुभूति वैधानिक नियमों को खत्म नहीं किया जा सकता है और अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की अनुमति नहीं देता है। कानून के विरुद्ध परीक्षा में बैठने का कोई निहित अधिकार नहीं बनता है। विश्वविद्यालय का आक्षेपित निर्णय स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है। याचिकाकर्ता शशिकेश कुमार ने पीलिया के उपचार का चिकित्सा दस्तावेज का सहारा लिया था। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार के राजगीर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। दरअसल मित्रों लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही सितंबर में हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। राजगीर की बढ़ेगी वैश्विक पहचान। तो मित्रों लगता है कि विधानसभा से
चुनाव से पहले ही 2025 के सितंबर में ही राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का हो सकता है उद्घाटन। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पर्यटक शहर राजगीर को कोई यादगार सौगात मिलने की उम्मीद है। इनमें पर्यटक शहर राजगीर में बने रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी शामिल है। राजगीर में खेल परिसर में निर्मित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्थानीय स्तर पर इसकी तैयारी भी चल रही है। स्टेडियम में क्रिकेट मैदान बनाकर खिलाड़ियों का इंतजार कर रहा है। स्कोर बोर्ड भी लगाया जा चुका है। पैवेलियन में कुर्सी लगाई जा रही है। पैवेलियन के पिछले भाग में ग्लास और जाली लगाने का काम किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 25 सितंबर के बाद किसी भी तिथि को इसका उद्घाटन संभावित है। इस उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष जय शाह के शामिल होने की प्रबल संभावना है। जानकारी के अनुसार उद्घाटन के दिन राष्ट्रीय स्तर के महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रदर्शनी मैच भी संभावित है। 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाले इस भव्य स्टेडियम के शुरू होने से राजगीर न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल मानचित्र पर अपनी पहचान दर्ज कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन की संभावना प्रबल होगी। साथ ही दोस्तों, इससे खेल प्रेमियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी गर्व और अवसर मिलेगा। स्टेडियम के उद्घाटन के साथ ही राजगीर को विकास की कई और सौगातें मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार राजगीर में 2 5 स्टार होटल का निर्माण होना है। इस दोनों 5 स्टार होटल का शिलान्यास भी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले संभावित है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 82 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज नऊब मोड़ से विश्वविद्यालय बाईपास खेल परिसर तक बेहतर सड़क संपर्क के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण होना है। इसकी स्वीकृति बिहार कैबिनेट से पारित हो चुकी है। यह 4 लेन सड़क खेल परिसर से कुबड़ी होके होटल और बीरायतन होते हुए फिर राजगीर हिसुआ 4 लेन में ब्रह्माकुंड के समीप मिल जाएगी। इस 4 लेन सड़क का शिलान्यास भी संभावित है। इस परियोजना से न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। राजगीर पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म और पर्यटन का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ देश विदेश के लाखों पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं। अब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और नई आधारभूत संरचना के जुड़ने से शहर की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। खेल व पर्यटक का यह संगम राजगीर को बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का केंद्र बनाएगा। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि 25 सितंबर के बाद लगभग इसका उद्घाटन हो सकता है। दोस्तों, राजगीर में बने इस स्टेडियम के कारण भी राजगीर खूब अच्छी तरीके से विकसित करेगा और साथ ही स्टेडियम के पास 2 5 स्टार होटल बन गया है और उसका भी शिलान्यास जल्द होगा। दोस्तों, इस 5 स्टार होटल इसलिए बनाया गया है ताकि बड़े बड़े VIP खिलाड़ी वहां पर रुक सके और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत के सामना ना करना पड़े। साथ ही दोस्तों, गाड़ियों को आने जाने के लिए 4 लाइन हाईवे का पूरा प्रबंध किया गया है जिससे कि खिलाड़ियों का ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ दोस्तों, गगनयान की पहली उड़ान में जाएगा व्योममित्र। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत अंतरिक्ष विज्ञान में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने जा रहा है। इसरो प्रमुख वी नारायण ने ऐलान किया है कि दिसंबर 2025 में गगनयान मिशन के तहत पहली अनुक्रूड फ्लाइट लॉन्च होगी। इस उड़ान में इंसान नहीं बल्कि व्योममित्र नाम का हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरिक्ष जाएगा। व्योममित्र को महिला का रूप दिया गया है और इसे इंसान की तरह बातचीत करने, चेहरे के भाव दिखाने और सिस्टम संचालित करने की क्षमता के साथ बनाया गया है। यह उड़ान यह साबित करेगी कि भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने और सुरक्षित वापस लाने
के लिए कितना तैयार है। गगनयान मिशन का उद्देश्य यह उन सभी सिस्टम को परखना है जो भविष्य में गगन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। वायुमित्र कंपन और झटकों को सहते हुए रॉकेट में उड़ान भरेगी और मिशन कंट्रोल को अलर्ट भेजेगी। दरअसल मित्रों, इसमें यह बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 में जो गगनयान भेजा जाएगा उसमें डायरेक्ट ह्यूमन को न भेजकर वायुमित्र नामक रोबोट को भेजा जाएगा, जो कि उसका रोबोट का आकार महिला के रूप में दिया गया है। क्योंकि अगर दोस्तों डायरेक्ट अगर किसी इंसान को भेजा जाए तो उसका दुर्घटना भी हो सकता है। इसी के चलते पहले चेक करने के लिए कि क्या इंसान जानने काबिल है, इसी को लेकर पहले रोबोट को भेजकर यह चेक किया जा रहा है। गगनयान के लिए इसरो ने तैयार किया AIR रोबोट। दिसंबर 2025 में लॉन्च होगी इसरो की अनुकूल फ्लाइट। 2027 तक गगनयान से स्पेस जाएगा पहला भारतीय। दोस्तों 2026 में 2 और बिना इंसान वाले होंगे मिशन। नारायण ने बताया कि अगर दिसंबर की उड़ान सफल रहती है तो 2026 में 2 और बिना इंसान वाले मिशन पूरे होंगे। इसके बाद 2027 की शुरुआत में भारत का पहला गगनयात्री अंतरिक्ष में जाएगा। गगन यात्रियों का चयन पहले से ही हो चुका है और उनका प्रशिक्षण जारी है। पूरी हो चुकी है अहम तैयारियां। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी दी है कि मानव रेडेड लॉन्च व्हीकल HLBL-3 का परीक्षण पूरा हो चुका है। क्रूड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और क्रू एस्कॉर्ट सिस्टम जैसी सभी प्रमुख तैयारियां भी संपूर्ण हो गई। इसी के साथ दोस्तों, भविष्य की बड़ी उड़ान गगनयान मिशन भारत के लिए पहला कदम है। इसरो का लक्ष्य 2035 तक देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चांद पर मानव मिशन भेजने का है। इसके लिए तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। वायुमित्र की उड़ान केवल तकनीकी प्रयास नहीं बल्कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा का आत्मविश्वास है। जब 2027 में कोई भारतीय गगनयात्री अंतरिक्ष से तिरंगा लहराएगा तो यह पल भी भारत की ताकत और वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक होगा। देख सकते हैं दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक पूरी तरीके से गगनयान मिशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में 8वें स्थान पर रहने से नीरज निराश। नीरज चोपड़ा ने किया दमदार वापसी का वादा। दरअसल मित्रों, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को कहा कि विश्व चैंपियनशिप में 8वें स्थान पर रहना उनके लिए सत्र के अंत की उम्मीद के अनुरूप नहीं था, लेकिन वह ब्रेक के बाद दमदार वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछली बार के चैंपियनशिप चोपड़ा गुरुवार को टोक्यो में 84.03 मीटर ही भाला फेंक सके और 5वें दौर के बाद बाहर हो गए। इस दौरान वह पीठ दर्द से परेशान रहे। उन्होंने बाद में खुलासा किया कि पीठ की समस्या इस महीने की शुरुआत से ही उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन वह इसे अपना खराब प्रदर्शन का कारण नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण कर रहे सचिन यादव की सराहना की, जिन्होंने 86.27 मीटर की शानदार थ्रो के साथ उनके बेहतर प्रदर्शन किया और चौथे स्थान पर रहे। चोपड़ा ने लिखा कि मैंने टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप के साथ सत्र का इस तरह से अंत करने की उम्मीद नहीं की थी। मैं सभी चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन वह मेरा दिन नहीं था। मैं सचिन के लिए बहुत खुश हूँ। इसी के साथ दोस्तों, सचिन को 87 मीटर तक भाला फेंकने की उम्मीद थी, बोले और सुधार करूंगा। भारत के भाला फेंक एथलीट सचिन यादव का कहना है कि अपने पहले विश्व चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा और जूलियन बेवर जैसे खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन करना सुखद अहम साहस है, लेकिन इससे अच्छी शुरुआत के बाद कांस्य पदक हाथ से जाने देने की निराशा भी भरपाई नहीं हो सकती। सचिन का यह दूसरा ही अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था, लेकिन उन्होंने गुरुवार को टोक्यो दमदार प्रदर्शन करते हुए 2 बार के ओलंपिक
पदक विजेता चोपड़ा जो कि 84.03 मीटर, मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम 82.75 मीटर और डायमंड लीग ट्रॉफी विजेता बेबर 86.11 मीटर जैसे प्रतिष्ठित प्रतिभागियों को पछाड़ दिया। इस भारतीय ने पहला थ्रो 86.27 मीटर फेंका जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। यादव ने कहा कि शुरुआती थ्रो बहुत अच्छा रहा। मुझे भरोसा था कि कम से कम एक बार 87 मीटर का थ्रो जरूर डाल दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मां से बात की। मेरे माता पिता खुश हैं, लेकिन वे इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, जैसे विश्व चैंपियन या फिर पदक जीतना। वे बस यही जानते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। तो देख सकते दोस्तों, नीरज चोपड़ा से बेहतर जो कि भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं, शुरुआती बार में ही 86 मीटर का स्कोर कर पाए हैं और उनका उम्मीद था कि मैं एक बार न एक बार जरूर 87 मीटर फेंक दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।